नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में सबसे पहले एक नज़र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर। इरेडा को आईपीओ लाने की कैबिनेट से मिली मंजूरी। सरकार नए इक्विटी शेयर जारी कर भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के लिए फंड जुटाने में करेगी मदद। एनटीपीसी को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने की मिली छूट। एनटीपीसी का कुल नेटवर्थ है 1.28 लाख करोड़ रुपए। और सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इरेडा के आईपीओ को मंजूरी की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दे दी है। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पूर्व सचिव उपेंद्र त्रिपाठी जी। उपेंद्र त्रिपाठी जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति है, उसके फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि ऊर्जा की दृष्टि से यह फैसला एनटीपीसी की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये काफी बड़ी और महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि एक तो ये जुड़ा हुआ है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ग्लासगो में जो COP26 में पंचामृत के अनाउंसमेंट किए थे, और जो था कि भारत 2070 तक नेट जीरो बन जाएगी, उसी दिशा में ये काफी बड़ी डिसीजन दो कारण के लिए। एक तो ये दुनिया को भारत बोलना चाहता है कि हम काफी बड़े डिसीजन ले रहे हैं। और उदाहरण ऐसा ही कि जो एनटीपीसी जो सबसे एक महारत्न है, बड़ी सीपीएसयू है, जिनका अभी आपने जैसे बताया, जिनका नेटवर्थ अभी 1.28 लाख करोड़ है। बट एनटीपीसी ने जो रिन्यूएबल सब्सिडियरी बनाया, उनके अभी जो कुछ लिमिटेशन है, जो फाइनेंशियल डेलीगेशन होता है, कौन किस हद तक अप्रूव कर पाएगा, उससे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए था। और वो रिलैक्सेशन जो 5,000 करोड़ से 7,500 करोड़ तक कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दिया, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये तो दूसरे जो पीएसयूज है उनके लिए भी एक उदाहरण है, क्योंकि एनटीपीसी का जो टारगेट है, अभी तो उनका 2 गीगावाट है सोलर एनर्जी 15 साइट पर जी। एनटीपीसी का जो टारगेट है वो 60 गीगावाट है 2030 तक, और भारत का टारगेट है 500 गीगावाट। तो ये जुड़े हुए हैं। तो भारत ने जैसे आइशा बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे अभी इरिडा को लिस्टिंग के लिए बताया, ज्यादा कैपिटल लाने के लिए इरिडा जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के एक एनबीएफसी जैसे फाइनेंस करते हैं। तो ये सबको अगर आप लिंक करेंगे कि एनटीपीसी को परमिशन दिया जो ज्यादा एग्जेम्पशन देके इन्वेस्ट करने के लिए, और उससे बड़ी चीज और एक है कि जो मलेशिया को पेट्रोनास है, उन्होंने इसी एनआरईएल जो एनटीपीसी का सब्सिडी, उसमें 20% स्टेक के लिए $460 मिलियन ऑफर किए। इसका मतलब ये जो वैल्यूएशन किए वो $2.3 बिलियन है। तो ये एनटीपीसी का एक उदाहरण है, जिसके माध्यम से भारत ने दुनिया को बता रहा है कि ये क्या क्या कर रहे हैं। हमारे जो पूरी 500 गीगावाट है नॉन फसिल फ्यूल जी, तब के लिए वो रियलाइज करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण डिसीजन है और दुनिया के लिए एक उदाहरण। जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो मंत्रिमंडल का फैसला है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में निवेश करने को लेकर, जाहिर सी बात है कि ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपेंद्र जी, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या इस फैसले से भारत की छवि वैश्विक स्तर पर ग्रीन इकोनॉमी की इमेज बनेगी, वो छवि बनेगी? जरूर जरूर बनेगी, क्योंकि हमारे जो 500 गीगावाट है, भारत ये बता रहा है सब स्टेज पे कि हमें कैपिटल चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पे इंडिया का एक स्टांस है कि जैसे बताया जाता है, इंडिया की तो कंट्रीब्यूशन काफी कम है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, बट इंडिया का कमिटमेंट कम नहीं है। इसी वजह से
इंडिया को जो कैपिटल चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए और जो मैन पावर चाहिए, इसका काफी हद तक अभी ये एक नए पद्धति बन जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी ने जो सब्सिडरी बनाया और हमारे जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है, जो इरिडा है, तो ये सब लेके इंडिया में एक रास्ता बना रहा है, एक दे आर मेकिंग ए रोड। इसी रोड हमारे उसी टारगेट पे जा रहा है जो 500 गीगावाट हमें करना है 2030 तक, और जो हमारे महा टारगेट है जो 2070 तक नेट जीरो बनाना है, उसी दिशा में इंडिया इसी डिसीजन जो हुआ इसके थ्रू इंडिया ने एक मैसेज दे रहा है कि हम काफी सिंसियर है और हम काम कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और दुनिया में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इस दिशा में भारत सरकार का खासा जोर है। उपेंद्र जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है और सरकार एक के बाद एक तमाम फैसले इस संदर्भ में ले रही है, क्या इस रिन्यूएबल एनर्जी के विकास से जो कोयले पर निर्भरता है वो कम होगी, कोल इंपोर्ट घटेगा, क्या फायदा होगा देश को आर्थिक दृष्टि से? देखिए, इसी के साथ हमारा जो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल है, इसी के साथ भारत भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी अनाउंस किया, और हमारे एक अभी टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन टन हम बनाएंगे एनुअल। तो ग्रीन हाइड्रोजन का रोल काफी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हम अभी ग्रीन स्टील, ग्रीन आयरन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन फर्टिलाइजर, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन पहुंचेगा। और इसी दिशा में भारत ने जो कर रहा है, इसके तो एम्प्लॉयमेंट है, नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, और हम जो बता रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन ग्लोबल इकोनॉमी, उसी में भी भारत जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारे अभी रिन्यूएबल एनर्जी हम बता रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनर्जी का हम बता नहीं रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इन वेस्ट फील्ड, रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी इन द एनर्जी ग्रिड, ये सब मिला के हम उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ की इंडिया नेट जीरो बन सकता है। और नेट जीरो दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी देशों ने अभी 137 से ज्यादा देशों ने नेट जीरो की ईयर अनाउंस की। और नेट जीरो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हम रोक नहीं पाए तो सारा मैनकाइंड के लिए काफी प्रॉब्लम है। सबको ये रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में था। तो इसी दिशा से देखने पर ये जो ग्रीन एनर्जी का ड्राइव इंडिया ने लिया, जो ग्रीन एनर्जी की लीडरशिप दिखा रहे हैं, ये दुनिया का एक गोल से जुड़ी हुई है। इसी वजह से अभी जो डिसीजन लिए, वो एनटीपीसी को इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रिलैक्सेशन देने हो, या ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करें, या इंडिया जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, वो सब देशों से हम देखें, ये सब जुड़े हुए एक स्ट्रैटेजी है। और जिस स्ट्रैटेजी से इंडिया ग्लोबली काफी बड़े रोल प्ले करेगा इसी ग्लोबल वार्मिंग के एरिया में। उपेंद्र जी, इरडा का जो आईपीओ है वो कैसे आएगा, कब आएगा और इससे क्या फायदा होगा? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि रोजगार की दृष्टि से ये दोनों फैसले कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, इरिडा की तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी कि उनको लिस्टिंग करने के लिए, और स्टेक सेल की दिए है। ये पहले से भी जो था, पहले से ये था सिर्फ एक कुछ पोर्शंस इरिडा के इक्विटी को सेल करेंगे और पब्लिक को देंगे। अभी वो थोड़ा चेंज करके उन्होंने बता दिया कि वो स्टेक सेल भी कर सकता है। जैसे एनटीपीसी ने बता रहा था कि वो 20% मालेशिया को पेट्रोनास में दे रहे हैं। इससे और सरकार ने इरिडा को काफी इक्विटी भी दी, 1500 करोड़ कुछ ज्यादा इक्विटी भी के। इससे क्या फायदा होगा कि इरिडा ने जो एनर्जी, इनका दो टाइप की प्रोजेक्ट होते हैं, एक एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट होता है और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ज्यादा प्रोजेक्ट्स इरिडा जब सैंक्शन करेंगे स्टेट को और कंपनीज को, वहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का मात्रा ज्यादा होगा। और इसी वजह से फिर मैं बताऊंगा, ये सब जो हो रहा है, ये सब वो जो मास रोड हम जो बता रहे हैं, जो 2030 2070 तक जो नेट जीरो इंडिया हम बता रहे हैं, उसी दिशा में हम चल रहे हैं। और ये सब छोटे छोटे रोड्स जो वहां ज्वाइन करते हैं कि नेट जीरो इंडिया 2070 पे, और 2030 तक हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट आएगा। इसी में इरिडा काफी मदद देगी, क्योंकि इरिडा इज ए मेजर फाइनेंशियल, और इरिडा के माध्यम से भी हमें वर्ल्ड बैंक से, यूरोपियन यूनियन बैंक से, जर्मनी से काफी इक्विटी आते हैं।
और लोन भी देने के लिए पैसा आते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा और नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे और हमारा जो एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का देश का टारगेट है वो भी अचीव होगा। जी, जाहिर सी बात है, आपने 2070 के लक्ष्य की बात कही है। जाहिर तौर पे भारत का भी एक लक्ष्य है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो अक्षय ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, क्या ग्रीन एनर्जी के सहारे भारत महाशक्ति बन सकता है या बनेगा? इसको आप कैसे देखते हैं, इस पहलू को? देखिए, हमारे जो इंडिया में अभी हमारा जो जनसंख्या बता रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है और जो हमारा मिडिल क्लास है वो भी काफी एक्सपांड कर रहा है। इसलिए कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट भी ज्यादा हो रहा है और हमें एनर्जी डिमांड काफी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमें एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए और इसी दिशा में रिन्यूएबल एनर्जी हम जो प्लान किए 500 गीगावाट, वो काफी मदद करेगी। इंडिया का हमारा जो ड्रीम्स है, इंडस्ट्रियल ड्रीम्स है, जहाँ लोगों को जो एनर्जी इंडिपेंडेंस देश का हम बता रहे हैं, पर लोगों का जो एनर्जी सिक्योरिटी हम बता रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया का जो एवरेज पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है अभी वो 1200 किलोवाट कुछ है, जो ग्लोबल एवरेज का 1/3 है। इसका मतलब ग्लोबल एवरेज कंजम्पशन पहुंचने के लिए हमें हमारा जो पर कैपिटा इनकम एनर्जी है उसको 3 गुना करना है और इसी दिशा में रिन्यूएबल एनर्जी हमें काफी मदद देगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हम अभी बात कर रहे हैं वो एनर्जी सिर्फ 2 रुपए और 2 रुपया से थोड़ा 2 रुपये 30 पैसा 60 पैसे पे मिल रहा है सोलर। बट इससे सिर्फ ये 2 रुपया 60 पैसा पर किलोवाट आवर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्राइस हम बता रहे हैं वो 30 साल के लिए फिक्स है और 30 साल में इसे इन्फ्लेशन नहीं है, ज्यादा नहीं होने वाला है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में हम सिर्फ कार्बन न्यूट्रलिटी का बात नहीं कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में हम पैसे की बात कर रहे हैं जो मार्केट में हमें एनर्जी कम रेट में देगा। जाहिर सी बात है, ग्रीन एनर्जी को लेकर 2 महत्वपूर्ण फैसले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए हैं और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एनटीपीसी को लेकर लिए गए एक और फैसले की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनटीपीसी को लेकर भी एक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने के लिए महारत्न कंपनी एनटीपीसी को इजाज़त मिल गई है और इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। उपेंद्र जी, जैसा हम बातचीत कर रहे हैं लगातार कि एनटीपीसी की भूमिका ग्रीन एनर्जी की दृष्टि से और बढ़ाई जाए। जाहिर सी बात है, ग्रीन एनर्जी का मुद्दा है, क्लीन एनर्जी की भी बात होती है। यह मुद्दा अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो भारत की दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है और इस पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जैसे बताया कि हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन एक है और नेशनल जो एनटीपीसी थे, एनटीपीसी पहले तो काफी कोल बेस्ड था और अभी एनटीपीसी में ये नया दिशा आया है कि सोलर अभी 2 गीगावाट मतलब 2000 मेगावाट से ज्यादा सोलर एसेट्स उनके पास है। और ये भी देखा जा रहा है कि पहले हम 2014 की अगर बात करें तब तो सोलर एनटीपीसी ने हमें थर्मल एनर्जी दे रहे थे और हम सोलर के साथ बंडल करके एनर्जी का पैसा कम करके बेच रहे थे। तब जब सोलर 16 रुपया था, 18 रुपया था पर यूनिट और एनटीपीसी का थर्मल पावर 6 रुपया 8 रुपया था, दोनों मिला के हम पैसा कम करते हैं। अभी चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। अभी सोलर का प्राइस कम है, कोल का प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए वो एनटीपीसी का ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है कि सोलर से ज्यादा पावर लेके वो मिक्स करके ओवरऑल प्राइस हम कम कर सकते हैं और ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। तो अगर आप देखेंगे अभी जो एनआरईएल जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो सब्सिडियरी बनाया गया, इसी में हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ही सोलर के साथ डील नहीं करेंगे और दूसरों पीएसयू भी कर सकते हैं। इसी में और एक भी महत्वपूर्ण ये है, जो 500 गीगावाट हमारा टारगेट है नॉन फॉसिल फ्यूल, उससे सोलर जितना भी हो 360 गीगावाट हो, जो स्टेट्स कितने करेंगे और सेंटर कितना करेंगे। यूजुअली सेंटर 40% करते हैं और स्टेट 60% करते हैं और 40% वो भारत सरकार, वो एनटीपीसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
और हमारे जो अदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनके थ्रू कराते हैं। तो इसी दिशा में वो ये काफी महत्वपूर्ण है कि जो एनटीपीसी जो स्टेप लिया। तो मैंने जैसे बताया, एनटीपीसी सिर्फ स्टेप नहीं लिया, उनका रिलायबिलिटी इतना है इंटरनेशनल लेवल पर। वो पेट्रोनास जो कंपनी है वो मलेशिया का, उन्होंने इसको वैल्यूएशन किया एनआरईएल को, इसका वैल्यूएशन उन्होंने $2.3 बिलियन बताया। और इसीलिए 20% के लिए वो एनआरईएल के वो 3,800 करोड़ देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण के फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जो सब्सिडी बना रहे हैं उस पे आ रहा है। और जब फॉरेन से सब इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट के साथ हम नई टेक्नोलॉजी करते हैं, काफी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। और हमारा जो विश्व स्तर पे गोल है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्रीन ग्लोबल मीन टेम्परेचर कम करें या 2 डिग्री से कम करें, और जो उसी दिशा में भारत के कंट्रीब्यूशन होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। जी, जाहिर सी बात है, मकसद इसका यही है कि कोयले पर जो निर्भरता है वो कम हो और सौर ऊर्जा की दृष्टि से भारत ऊर्जा की दृष्टि से एक मजबूत शक्तिशाली देश के रूप में उभर के सामने आए। और इसके आर्थिक और रोजगार से जुड़े पहलू भी हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार फैसले ले रही है। जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत एक मैसेज भी देना चाहता है दुनिया के दूसरे देशों को कि ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो या जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, उसको लेकर भारत सरकार कितनी गंभीर है, भारत की नीतियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार के ऐसे और कौन से फैसले हाल में हुए हैं जिसे आप ये मानते हैं कि आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम भारत को वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेंगे? आपने काफी सही बात बताई कि भारत दुनिया को एक मैसेज देने के लिए अभी दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सोलर एनर्जी की बात नहीं है। जो 500 गीगावाट हमारा 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी का टारगेट है, वो ये एक मैसेज है कि हम कितने सीरियसली ले रहे हैं। हमने जो बताया, प्रधानमंत्री ने जो ग्लासगो में बताया, जो पंचामृत हम बोलते हैं, काफी सीरियसली हम ले रहे हैं। और ये एक दिशा, एक एग्जाम्पल है जो हमें अभी किए एनटीपीसी के साथ हो। दूसरा एग्जाम्पल तो इरेडा की जो लिस्टिंग हुआ और काफी कैपिटल आएगा। तीसरी मैंने जो बताया कि हाइड्रोजन मिशन जो है इंडिया का, जिसमें अभी उन्होंने 20,000 करोड़ अलॉट किया, और उसमें R&D के लिए भी काफी 450 करोड़ कुछ है हाइड्रोजन मिशन में। तो और इसी में 5 मिलियन टन का भी मतलब एक टारगेट है। सो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो डूइंग बिजनेस, अभी रिन्यूएबल एनर्जी एरिया में टू हैव ए प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट बढ़ाना काफी इजी हो गया। तो डूइंग ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ हैविंग प्रोजेक्ट्स, ये भी काफी कंट्रीब्यूशन है। इनसाइड जो रिविजन हुआ, प्रोसीजरल रिविजन हुआ, MNRE ने इसी दिशा में काफी चीज कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी, वो भी काफी प्रोजेक्ट्स बाहर दे रहे हैं। और एनटीपीसी के साथ एक MOU बनाया ताकि एनटीपीसी ने सोलर प्रोजेक्ट्स आपने कामें कर पाए। तो ये सब देखने से भारत ने दुनिया को बता रहा है कि इनका जो PSU है, CPSE है, वो भी इसी में जुड़े हुए हैं। जो हमारा टारगेट है, दुनिया को हमने जो भरोसे दे कि हम करेंगे, उसमें हमारे CPSE में सब जुड़ के काम कर रहे हैं। जी, उपेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि ऊर्जा का या बिजली की हम बात करें तो वो काफी कुछ तक राज्यों पर भी निर्भर है। राज्य और केंद्र के जो संबंध हैं या जो सहयोग है, केंद्र सरकार ने नीतियां बनाई ग्रीन एनर्जी को लेकर, राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बगैर राज्यों की भूमिका के जो भी लक्ष्य निर्धारित भारत सरकार ने किए हैं, उसको पाना राज्यों के सहारे ही संभव होगा। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि राज्य सरकार ने काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और ये देखिए, ये 2-3 साल की बात नहीं, ये तो इंडिपेंडेंस के बाद हम जब नेशनल ग्रिड था नहीं, जब हर घर में इलेक्ट्रिसिटी भी था नहीं, तभी भी हमारा कोऑर्डिनेशन चल रही है। अभी देखेंगे, अभी काफी स्टेट का जो सेंट्रल स्कीम है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बताते हैं, बेस्कॉम नेस्कॉम लोग बताते हैं, इसमें उनका फाइनेंशियल अभी रिसेंटली फाइनेंशियल काफी इंप्रूवमेंट हुआ है जी। और जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे आप बता रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, CERC है, स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है, तो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है भारत में उतना स्ट्रांग है कि कोऑर्डिनेशन तो इनबिल्ट है। और
सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट उनसे जो हम जब ग्रीन ग्रिड बताते हैं, अभी 7 स्टेट या 9 स्टेट को लेके जो ग्रीन ग्रिड बनाया गया उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट करके अभी काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाके सेकेंड फेज काम चल रहा है। तो इसी में तो ये बड़ा चैलेंज है। आप अगर देखेंगे जितने कोल बेल्ट था वो ईस्टर्न इंडिया में था, तो पावर ईस्टर्न इंडिया से वेस्ट और साउथ को जा रहा था, तो तभी एक टाइप ग्रिड था। अभी वो ग्रिड का ट्रांजिशन होगा जहाँ की रिन्यूएबल एनर्जी काफी राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात है, कर्नाटका है और उसी बेल्ट है। तो आप देखेंगे कि पावर सब जो ईस्ट से वेस्ट आ रहा था या साउथ आ रहा था, अभी साउथ और वेस्ट से वो ईस्ट आएगा। तो ये 10 साल की बात है। तो ग्रिड का भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बट ग्रिड में इन्वेस्टमेंट हमारे जो रेशियो है, अगर आप $1 इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में स्पेंड करेंगे तो $1.6 हमें ग्रिड बनाने में स्पेंड करना पड़ेगा, और उसका इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने ला रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों इकट्ठे काम करें और कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर ग्रीन एनर्जी की बात की जाए तो उस लिहाज से भारत सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फैसले लिए हैं उसे दूरगामी माना जा सकता है। जाहिर सी बात है, भारत ने ग्रीन एनर्जी को लेकर अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है। उपेंद्र जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।